हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं गाइस पेपर 2 के टॉपिक से, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है। और बाकी हमारे गाइस काफ़ी सारे जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, तो लास्ट में बने रहिएगा। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है ये है टेली लॉ प्रोग्राम से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो पहले तो सिर्फ अपन इसके वर्ड पर फोकस करते हैं, वर्ड पर, ठीक है। टेली लॉ प्रोग्राम, तो यहां पर क्या बात आ रही है? लॉ की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तुरंत पहले क्लिक हो जाना चाहिए कि जस्टिस देने की बात की जा रही है, ठीक है। लॉ मतलब कि जस्टिस देने की बात की जा रही है, राइट। कानून की यहां पर बात हो रही है ये प्रोग्राम। और ये टेली है मतलब कि ऑनलाइन। तो लॉयर्स वगैरह जो है गाइस ये ऑनलाइन, राइट, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से जो है वो जनता को सर्विसेज, लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करेक्ट करना चाहता हूं। यहां पर लॉ जो है ना, इसमें आप लिख देना लॉयर, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये लॉ की जगह आप लॉयर अपने दिमाग पर रखना कि टेली लॉयर प्रोग्राम है, ये लॉ नहीं लॉयर प्रोग्राम है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है वो लॉयर्स, वकील जो होते हैं ना, वो ऑनलाइन टेलीफोनिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जनता को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, राइट। किसकी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे? लीगल सर्विसेज। उनको गाइड करेंगे, अगर उनसे उनका कोई केस वगैरह होता है तो उनको बताएंगे कि जो है वो उन्हें कैसे प्रोसीड करना है केस में। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये केस लगने से पहले, मतलब कि कोर्ट में मामला आने से पहले जो है वो जनता को एडवाइस प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है, राइट। कि अगर कोई भी वो केस लगाना चाह रहे हैं तो उससे पहले उनको लीगल एडवाइस दी जा सके। जैसे होता है ना, हम अक्सर जो है वो केस लगाने से पहले वकील को हायर करते हैं, उससे सलाह मशवरा करते हैं, उसको पूरे मामले को बताते हैं, फिर वो जो है वो अपने अकॉर्डिंग केस को प्रोसीड करता है, आगे बढ़ाता है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो ये बेसिकली कोर्ट में मामला लगने से पहले ये वकील जो हैं वो जनता को लीगल सर्विसेज ऑनलाइन माध्यम के थ्रू प्रोवाइड कराएं। तो इसके लिए ये टेली लॉ प्रोग्राम है, राइट। तो ये चीज़ बस दिमाग में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए काम की। अब थ्योरी पे आ जाते हैं। तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली बताया है कि 9 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशियरी टेली लॉ प्रोग्राम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू हमें देखने को मिले हैं, राइट। तो ये एक अचीवमेंट बताया जा रहा है। अब टेली लॉ प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। अब गाइस देखिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है 2017 में। किस पर्पस के लिए? टू एड्रेस केसेस एट प्री लिटिगेशन स्टेज, मतलब कि अभी मामला जो है वो कोर्ट में लगा नहीं है, कोर्ट में मामला लगने से पहले ही केस को जो है वो देखना और लीगल
सर्विसेज जो है या लीगल जो भी सेवाएं वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी का उपयोग करते हुए यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग करते हुए और टेलीफोनिक सर्विसेज का उपयोग करते हुए लॉयर को लिटिगेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है, राइट। लॉयर को लिटिगेंट्स के साथ, मतलब कि जिनका केस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कॉन्सेप्ट जो टेली लॉ का जो है गाइज ये है कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, लीगल एडवाइस जो है वो डिलीवर करना, किनके द्वारा, एक पैनल के द्वारा, लॉयर्स के, और ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो लॉयर्स और सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में जो लॉयर्स जो रहते हैं तो उनके माध्यम से जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना। और मेन एम ये है कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन और डिसएडवांटेज में जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, तो मेन एम यही है कि उनको लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना। और टेली लॉ सर्विसेज जो है गाइस, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो लीगल सर्विसेज जो है वो उसे मिल सकती है बिना उसका समय वेस्ट किए, बिना पैसा वेस्ट किए ज्यादा, राइट। तो उसे सर्विसेज मिल सकती है और ये उन पर्टिकुलर लोगों के लिए टोटली फ्री है जो सेक्शन 12 हम लोग को लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो देखने को मिलता है उसके तहत सभी लोगों के लिए फ्री है। यानी कि जो लोग इस सेक्शन के तहत आते हैं, यानी कि पुअर लोग, गरीब लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो कि लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है। बट बाकी दूसरे लोग भी ये ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, सभी के लिए अवेलेबल है, बट उसमें कुछ नॉमिनल फी बस लगती है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये जो इनिशिएटिव है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का है, तो उसका गोल नंबर 16 जो हमें देखने को मिल रहा है तो उसके साथ रखा गया है, जिसमें लिखा हुआ है प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड देखिए, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रोवाइड कराना, पहुंच प्रदान करना। एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल, और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक टेली लॉ, टेली लॉ प्रोग्राम से रिलेटेड। बट आपको ध्यान में रखना है टेली लॉयर प्रोग्राम अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब LAWYER आता है, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में ER लिख दिया, नहीं तो लोग बोलें कि सर आपने जो है वो लॉयर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख दी। तो मैंने आपको सिर्फ याद रखने के लिए कि इसके आगे ER लगा दो, ठीक है, लॉर, नहीं तो फिर स्टूडेंट बोलने लगे कि सर देखो स्पेलिंग गलत लिख डाली आपने। चलो आगे की बात करते हैं। अब ये है कप्पा और लैम्ब्डा, कप्पा और लैम्ब्डा, राइट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कप्पा और लैम्ब्डा भी न्यूज में थे, क्या है ये बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक नए सार्स कोविड वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि नई वैरायटी हम लोग को, नए वेरिएंट हम लोग को कोरोना वायरस के देखने को मिल रहा है, कप्पा और लैम्ब्डा। और ये बताया गया है कि इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बोला गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेबल किया गया है, इन दोनों ही वेरिएंट्स को। चिंता वाली बात यह है कि ये जो कप्पा वेरिएंट जो है ना गाइस, ये इंडिया में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। 3,500 से ज्यादा केसेस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि हम लोगों ने GISAID इनिशिएटिव के तहत, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, तो इस टॉपिक को पहले हम लोग कवर कर चुके हैं, आपको शायद याद आ रहा होगा। क्या मुझे कोई बताएगा कि GISAID किस पर्टिकुलर बॉडी के अंडर आती है, यानी कि किस बॉडी के अंदर आती है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी आप लिख दो कि ए और बी बोथ, A and B बोथ, एंड ऑप्शन डी इंडिया, इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट जो हमें देखने को मिलता है उसके अंडर आती है ये GISAID। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही हम लोग को GISAID देखने को मिलती है। इसमें पूरे दुनिया भर की जो इंस्टीट्यूट, जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है, वायरोलॉजी की बॉडीज, इंस्टीट्यूट होती है ना वायरोलॉजी, राइट, जो कि रिसर्च करती है वायरस वगैरह के ऊपर, तो उन्हें अपना डेटा जो है वो सभी के साथ शेयर करना पड़ता है। पूरे दुनिया भर में डेटा जो है वो शेयर करना है, राइट। तो ये GISAID का इनिशिएटिव है। जैसे कि कोई भी वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर कोई कंट्री की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट अगर डिटेक्ट कर लेती है तो उसकी जानकारी जो है वो ऑनलाइन सभी को प्रोवाइड की जाए, राइट, सभी कंट्रीज को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं, वायरस हो गया और इस प्रकार की जो बीमारियां, डिजीज होती हैं, ये सिर्फ एक कंट्री के लिए खतरा नहीं है, ये पूरे मतलब ह्यूमंस के लिए खतरा, और ह्यूमन को वर्ल्ड लेवल पर एक सिंगल ही के तौर पर माना जाता है कि सभी की जान जो है वो बचाना है, राइट। तो ये एक मेन चीज हमें देखने को मिलती है जिसके कारण से
ये कंसर्न मतलब चिंता वाली बात देखने को मिलती है कि जान बचानी लोगों की। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी कंट्री के अंदर रिसर्च वगैरह हो रही है वायरस वगैरह को लेकर, तो उस रिसर्च को जो है वो ऑनलाइन डाल दिया जाए, राइट। तो ये वाली चीज थी जिसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बट हमारा जो टॉपिक है ये है कप्पा को लेकर और ये लैम्डा को लेकर, राइट। तो इस पर हम बात करेंगे। तो जो भी हमने 30,000 सैंपल जो सबमिट किए थे इस इनिशिएटिव के तहत WHO में, तब उनमें से 3,500 से ज्यादा जो हम लोग को सैंपल्स देखने को मिले हैं वो इस कप्पा के देखने को मिले हैं, राइट। और पिछले 60 दिन में ये कप्पा वेरिएंट जो है गाइस, ये 3% हो गया है। सभी सैंपल जो भी सबमिट किए गए इंडिया के द्वारा, उसका 3% जो है वो कप्पा वेरिएंट का देखने को मिल रहा है, राइट। और ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो GISAID में कप्पा वेरिएंट को लेकर लीड कर रही है, यानी कि सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में कप्पा वेरिएंट के नजर आ रहे हैं जो हम लोग ने सबमिट किए हैं, और उसके बाद फिर UK, USA और कनाडा में बताए जा रहे हैं। और लैम्डा की बात करें, वैसे ही लैम्डा तो ये एक न्यूएस्ट, ये हम लोग को VOI वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, न्यूएस्ट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसे आइडेंटिफाई किया गया है यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसी के द्वारा, और पहली बार इसे आइडेंटिफाई किया गया था पेरू में, राइट। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन पेरू इन दिसंबर लास्ट ईयर, और ये डिटेक्ट किया जा चुका है 26 कंट्रीज के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर ये एज सच नहीं हम लोग को देखने को मिलता, बट पेरू में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। बट इसके सबसे ज्यादा केसेस हम लोग को चिले में देखने को मिलते हैं, सेकंड नंबर पर USA और थर्ड नंबर पर पेरू। तो देखो ये पेरू आपको ये वाली कंट्री यहाँ पर दिखाई देगी, ये साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्राजील के बगल में ये पेरू नाम की कंट्री जो है वो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर बताया गया कि पहली बार ये केस इसका डिटेक्ट हुआ था, बट हाई नंबर्स के मामले में ये थर्ड नंबर पे। बट आपको इतना ज्यादा इस नंबर्स में जाना नहीं है, आपको सिर्फ लैम्डा और इसके बारे में पता होना चाहिए कप्पा कि ये क्या है। तो ये कोरोना वायरस के वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेबल किया है WHO ने। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक होता है ना वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का और वेरिएंट ऑफ कंसर्न का, ये चीज पहले भी पूछी जा चुकी है और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, लगातार ये टॉपिक रिपीट हुआ है। तो आपको सिंपल सी चीज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ये ध्यान में रखना है। पहली बात तो जो म्यूटेशंस होते हैं वायरसेस के अंदर, यानी कि उनके जेनेटिक चेंजेस जो उनमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि एक वायरस है उसमें कुछ जेनेटिक चेंज हुए, म्यूटेशन हुआ और वो नया वायरस की वैरायटी बन गई, राइट। जैसे कि हम लोग इतने सारे वेरिएंट्स देख रहे हैं कोरोना वायरस के, तो ये जो नई वैरायटी जो बनी है, राइट, तो प्रिडिक्ट किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रिडिक्ट किया जाता है, अभी कंफर्म नहीं है कि इसका केस जो है वो काफी तेजी से फैलेगा या डिजीज काफी सीवियर हो जाएगी, यानी कि जो लोग अफेक्ट होंगे उनकी मौत हो सकती है, राइट। इम्यून एस्केप का मतलब है कि जैसे कि लोगों का इम्यून सिस्टम जो मतलब उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है, जैसे कि होता है ना कि जैसे हम दवाई भी खाते हैं कोई भी, तो उसका इफेक्ट कुछ समय के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वही चीज है। तो उसके कारण ये इफेक्ट ज्यादा कर रहा है लोगों को। तो ये क्या है, ये प्रिडिक्शन है, अनुमान लगाए गए हैं कि ऐसा हो सकता है इस वेरिएंट के कारण, तो इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब सिंपल सी चीज, इन दोनों में आपको डिफरेंस ये ध्यान में रखना है। पहले वाला जो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें प्रिडिक्शन होता है कि शायद ये वायरस जो है वो काफी घातक हो सकता है, बट वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डेटा आ चुका होता है, एविडेंसेस मिल चुके होते हैं कि ये जो वेरिएंट है ये काफी एक तो तेजी से फैल रहा है और काफी घातक है, मतलब कि इसमें डेथ वगैरह के केसेस बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें इम्यून एस्केप, तो इसमें भी इम्यून एस्केप हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि एंटीबॉडी जो जनरेट होती है वायरस के अगेंस्ट, राइट, या तो फिर इन्फेक्ट होने के बाद या फिर वैक्सीन लगने के बाद, तो वो धीरे धीरे करके उसका इफेक्टिवनेस जो होती है वो कम होने लगती है, यानी कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस या फिर ट्रीटमेंट जो है वो उसका इफेक्टिवनेस कम होने लगता है, राइट। तो ये वाला एक चिंता वाली बात हो जाती है, और चिंता वाली बात मतलब कि कंफर्म हो गया, उसके एविडेंसेस मिल गए। बट अगर जिसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि ये घातक हो सकता है, तो फिर वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो सिंपल सा ये अगर आप डिफरेंस ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रहेंगी। और ये वेरिएंट जो है गाइस, इसमें बताया जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की भी काफी ज्यादा संभावना है, राइट, यानी कि कम्युनिटी में तेजी से फैलने की इसकी संभावना बताई जा रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब देखिएगा, इस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पर बात हो रही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की यहां पर बात हो रही है, केंद्रीय सूचना आयोग की यहां पर बात हो रही है। तो ये जो टॉपिक है आपका, सॉरी मैं बताना भूल गया था अभी, ये देखिए आप, ये आपका जीएस पेपर 2 के अंदर ये आपको ये सब बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस कॉजी जुडिशियल बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। मैं आज भूल गया था आपको ये इसके टॉपिक्स बताना, वैसे तो आपको स्क्रीन में दिख गए होंगे नीचे कि कौन से पेपर के अंदर किस टॉपिक के अंदर आया है ये वाला टॉपिक, राइट। तो क्योंकि क्या होता है कि मैंने अभी इनिशिएटिव यही वाला शुरू किया है कि आपको ये सब चीजें भी बताऊं, राइट, जैसे कि कल को आप कोई और टॉपिक भी पढ़ें तो पहले आप जो है वो सुनिश्चित कर लें अपने सिलेबस में, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में
कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और वो किस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है सिलेबस के, क्योंकि देखो आपको अपनी तैयारी जो करनी है वो अप टू सिलेबस ही करनी है, राइट। जैसे कि आप अलग से कुछ चीज जो है वो पढ़ते हो, वैसे तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में पता ही है कि बुक्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, बट हाँ सिलेबस एक बार जरूर देखने से फायदा ही हो जाता है कि हम लोग उस टॉपिक की वजह से, बुक भी अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे आपको पता है कि बुक पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एनसीईआरटी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, राइट। आपको एडवांस बुक हर एक सब्जेक्ट की पढ़नी है, बट फिर भी एक बार जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो एक बार जरूर देख लिया करो कि यार सिलेबस में ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो उससे क्या होता है कि अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आता है और एक चीज ये रहती है कि हाँ यार अपन सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सीआईसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहले मैं आपको सीआईसी के बारे में बताता हूं, फिर इस टॉपिक पर आएंगे कि ये न्यूज में क्यों था ये वाला टॉपिक, राइट, क्योंकि जो न्यूज में था वो काम का नहीं है, मेन चीज जो है वो सीआईसी के बारे में आपको जानना है। तो सीआईसी इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो हमें देखने को मिला था, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का हमें देखने को मिला था, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बॉडी को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया था। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, तो देखिए एक होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होंगे, राइट। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें एक चीफ होंगे और जो 10 से ज्यादा नहीं रखने हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, 10 से कम रख सकते हो आप, राइट। इसके अलावा इनको कौन अपॉइंट करता है, मतलब इस कमीशन के, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। किनके रिकमेंडेशन के आधार पर, एक कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, जिस कमिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन के तौर पर, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी लोकसभा की हमें देखने को मिलती है, राइट। लोकसभा की जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर, और फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो पर्सन की जो बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, फिर कमेटी हमें देखने को मिलती है, तो ये नाम देती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को जो है वो अपॉइंट करते हैं, राइट। अब इनका टेन्योर आपसे पूछ लिया है कि बताओ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर जो है वो कितना है, राइट, कितने समय के लिए ऑफिस में रहते हैं, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड, ये डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कितने समय तक ये ऑफिस में रहेंगे, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। बट एक चीज क्लियर है कि 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग इसमें नहीं रहेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, या फिर जो भी मतलब पहले आ जाए, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि 5 साल तक सीआईसी जो है वो हमें ऑफिस में देखने को मिलेंगी, बट जैसे कि इस टेन्योर के 4th ईयर ही अगर ये व्यक्ति जो है, ये ऑफिसर जो है वो 65 ईयर्स की उम्र के हो जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि जो भी प्रिस्क्राइब करे सेंट्रल गवर्नमेंट और एज जो है वो 65 ईयर्स की है, राइट, तो उनमें से जो भी पहले आ जाए तो उतना इनका टेन्योर हम लोग को देखने को मिलता है। अब क्या इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो नहीं, इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इनके पावर्स और इनकी फंक्शंस क्या होती है, तो हमने बात करी थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, तो आरटीआई से रिलेटेड जो भी व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उस कंप्लेन को ये लेते हैं, उस पर इंक्वायरी करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और कमीशन क्या कर सकते हैं, इवन सुओ मोटो पावर भी इनके पास है, मतलब कि अगर ये देख रहे हैं, इनको कुछ लग रहा है कि यार किसी चीज में घोटाला जो है वो, ऐसा इनको प्रतीत हो रहा है कि यार किसी चीज में जो है वो घोटाला हो रहा है, तो ये खुद से जो है वो इंक्वायरी करना शुरू कर सकते हैं, राइट। सुओ मोटो पावर इनके पास है। सुओ मोटो पावर मतलब कि ये खुद से, यानी कि बिना किसी मतलब कोई एप्लीकेशन के या बिना किसी रिक्वेस्ट के खुद से अपनी मर्जी से भी जो है वो किसी चीज की जांच कर सकते हैं अगर इनको कहीं पर कुछ इशू लगता है तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जब इंक्वायरी ये करेंगे तब इनके पास सिविल कोर्ट की पूरी पावर आती है। समनिंग का मतलब होता है बुलवाना, एक व्यक्ति को जो है वो अपने पास बुलवाना। जैसे होता है ना कि कोर्ट ने समन भेजा, मतलब कोर्ट एक व्यक्ति को नोटिस भेजती है आने के लिए कि प्रस्तुत हो कोर्ट के सामने, वैसे ही रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि अगर इन्हें कुछ दस्तावेज वगैरह चाहिए तो भी इनके पास पावर है ऑर्डर देने की, नोटिस देने की, दस्तावेज मंगवाने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है सीआईसी के बारे में। तो ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया था, तो ये वाली चीज आप लोग समझ लीजिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो है वो अपने पास रिकॉर्ड्स रखे कि किन किन इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट किया गया है, इनकी वैकेंसी के बारे में रिकॉर्ड होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट सामने प्रस्तुत करे कि कितनी पोस्ट जो है वो वैकेंट है इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और कितने केसेस पेंडिंग है, पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब इसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस का मतलब ये वैकेंसी के, राइट, कि कितने समय से जो है वो वैकेंट है ये पोस्ट, राइट, सीआईसी की।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। तो ये वाली चीज है। तो ये हुआ क्यों, अभी ऐसा क्यों आदेश दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? तो एक पिटीशन जो है वो फाइल हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसने डिमांड करी थी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे, राइट, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में जजमेंट दिया था उस जजमेंट को जो है वो फॉलो करे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जजमेंट क्या था 2019 का? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था कि आपके यहाँ जितनी भी वैकेंसीज वगैरह हैं स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस की, तो उन वैकेंसीज को तुरंत के तुरंत जो है वो फिल किया जाए, राइट, ट्रांसपेरेंट तरीके से और टाइम मैनर में। और उस समय कोर्ट ने जो है वो 3 महीने का समय जो है वो दिया था सेंटर को वैकेंसी को फिल करने के लिए, जो कि उस समय हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मेन जो टॉपिक आपके लिए काम का था वो अपन ने पहले ही कवर कर लिया। सीआईसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानना जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के बारे में, सहकारिता मंत्रालय के बारे में। एक नई मिनिस्ट्री है हम लोग को सामने देखने को मिल रही है, नई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ये क्रिएट की गई है हमारी कंट्री के अंदर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो होते हैं उसे मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पहली चीज तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है, फिर हम लोग जो है वो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है गाइस? तो इट इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन। ये एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन है। इसमें काफी सारे लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, वॉलंटरी, राइट। अब ये एक साथ जो सभी लोग इकट्ठा होते हैं उनके कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स होती है और एस्पिरेशन होते हैं, राइट। यानी कि कुछ एक संघ बन गया, एक यूनियन बन गया लोगों का, और उनका एक कॉमन डिमांड है, राइट। या फिर कॉमन आप कह सकते हो कि मतलब कॉमन चीज हो, यानी वो कॉमन चीज शेयर करते हैं। एक आप ये कह सकते हो एक कम्युनिटी के कुछ सदस्य हैं, जैसे उन्हें लग रहा है कि कुछ जो है वो सोसाइटी में ठीक नहीं हो रहा है, तो वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, राइट। और फिर वो सोसाइटी में ठीक करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना, अक्सर हम देखते हैं गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक प्रकार से जो हमें देखने को मिलता है कि सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर, और इवन आपको कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी पता होगा, राइट। और इस प्रकार से कोऑपरेटिव लोन्स के बारे में भी आपको पता होगा कि बैंक कई बार क्या करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो लोन देती है, राइट। उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है तो इसलिए वो इकट्ठा होता है। यही वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो हमारी कंट्री में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बेटर तरीके से ऑपरेट कर सके, तो इसलिए एक मिनिस्ट्री स्पेशली कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अब बना दी गई है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। और अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव से रिलेटेड कहाँ पर कौन सी चीजें जो है वो मेंशन्ड है, राइट, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव से रिलेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 97th अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में आया था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 9 भी एक नया हम लोग को पार्ट देखने को मिला था, जिसे ऐड कर दिया गया था 9A के बाद, पार्ट 9A के बाद, यानी कि म्युनिसिपल्स के बाद पार्ट 9B को ऐड कर दिया गया था, और ये कोऑपरेटिव वर्किंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला था। तो आपसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, तो यहां से आपसे उठाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे यूनियंस एंड एसोसिएशन जो हम लोग को आर्टिकल 19 क्लॉज 1C मतलब कि फंडामेंटल राइट के अंदर देखने को मिलता है, तो वहां पर एक वर्ड ऐड किया गया था कोऑपरेटिव्स, राइट। और ये फंडामेंटल राइट आप जानते हैं पार्ट 3 के अंदर आता है, तो इसमें कोऑपरेटिव्स एक वर्ड ऐड किया गया था, इससे कि सभी के सभी सिटीजन जो है उनका फंडामेंटल राइट बन गया था कोऑपरेटिव्स को बनाने का। तो क्वेश्चन यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव्स को फॉर्म करना, बनाना क्या एक फंडामेंटल राइट है? तो हाँ, बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक नया आर्टिकल 43B ये भी ऐड किया गया था पार्ट 4 के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टेट जो है, मतलब कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट वगैरह, जैसे कि आप आर्टिकल 12 में देखेंगे तो ये पूरी डेफिनेशन वगैरह आपको इनकी मिल जाएगी कि स्टेट जो होती है, स्टेट वो डिफाइन की जाती है। जैसे हम लोग जो स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें राज्य नहीं होता, स्टेट राज्य नहीं है, राज्य की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट की बात हो रही है, राइट। और सरकारी अथॉरिटीज की बात हो रही है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो स्टेट जो है उसका दायित्व होता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करे। अब देखो, दायित्व मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग समझ जाना, इसका मतलब कि अगर चाहे स्टेट तो कर सकती है, अगर ना चाहे तो नहीं भी चलेगा, राइट। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पता होगा वो इन्फोर्सेबल नहीं होती। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल राइट का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, राइट, फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा जस्टिस पाने के लिए। बट अगर डीपीएसपी में जो चीज लिखी हुई है, मेंशन्ड है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होती। यानी कि अगर सरकार इससे रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रही है तो कोई व्यक्ति डीपीएसपी के मतलब इस चीज के लिए, सरकार के इस इग्नोरेंस के लिए आप कह सकते हो, या सरकार जो काम नहीं कर रही है उसके लिए आप कह सकते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता वो व्यक्ति, या फिर किसी भी कोर्ट पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता डीपीएसपी। बट हाँ,
कई बार ऐसा भी होता है कि काफी सारे केसेस को सपोर्ट करने के लिए डीपीएसपी का उपयोग किया जाता है, डेफिनेटली, राइट। कई सारे मामले में आप देखेंगे कि मेंशन किया जाता है लॉयर्स वगैरह के द्वारा कि देखिए डीपीएसपी में ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सरकार को करना चाहिए था, मतलब जो कि उनने नहीं किया, राइट। बट ये इन्फोर्सेबल नहीं, इस पे जज जो है वो इस चीज के लिए, उनके इस इग्नोरेंस के लिए उन्होंने नहीं किया है, उसके लिए मतलब लायबल नहीं बना सकते सरकार को, राइट। तो ये चीज, तो आपको ये चीज समझनी है डीपीएसपी के बारे में थोड़ी सी, बस ये आइडिया होना चाहिए। वैसे तो आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में अच्छे से, तो आपको आइडिया हो गई। बाकी अपनी पॉलिटी की क्लासेस चलती हैं, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझाई जाती है। तो आर्टिकल 43B के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन वाला क्लॉज जो है वो मेंशन किया गया था, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गाइस, इसने शुरू किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में, और नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव भी बनाई गई 2002 में, जिससे कि प्रमोट किया जा सके, डेवलप की जा सके कोऑपरेटिव्स को एज अ ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिससे कि वो हमारी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कार्य कर सके, मदद कर सके, राइट, डेवलपमेंट में। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने आपको बोला ना कि एक साथ एक ऑब्जेक्टिव से अगर लोग इकट्ठा होते हैं किसी चीज को करने के पर्पस के लिए, और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्रिएट करते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली हमारी कंट्री के डेवलपमेंट भी होता है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब थोड़ा आपने समझ लिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। अब आप थोड़ी सी मिनिस्ट्री के बारे में बात कर लो, समझ लो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये हमें देखने को मिल रही है, ये क्रिएट की गई है कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है हमारी कंट्री में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारी कंट्री में है, उसे मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसके क्या रोल्स और इसके क्या फंक्शन हम लोग को नई मिनिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोवाइड करेगी एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिससे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो हमारी कंट्री के अंदर, राइट। और डीप करने में मदद करेगी कोऑपरेटिव्स को एज अ ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग अप टू ग्रास रूट लेवल। जैसे कि ग्रास रूट लेवल तक आप देखिएगा, गांव गांव में आप लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज की डेट में देखने को मिल रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप उसका एक अच्छा एग्जांपल है, राइट। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोऑपरेटिव्स के लिए मदद करेगी, यानी कि काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर लोन्स वगैरह जो है वो हासिल कर सकेंगे, राइट। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट में मददकारी होने वाली है ये मिनिस्ट्री, मतलब ये सब काम कर रही है ये मिनिस्ट्री। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नई मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिली है।